आवाज क्लियर है? यस। ओपन कर लिया सबने? लैकेसिस फ्रॉम एसेंस। किसी के पास बुक नहीं है या पीडीएफ नहीं है? यस यस ओपन। शुरू करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ लैकेसिस फ्रॉम एसेंस। सो हम समझने की कोशिश करेंगे इसे। लेट्स स्टार्ट। लैकेसिस, लैकेसिस म्यूटा। मेन आइडिया इज, आप सभी लोग इसके नोट्स भी बनाइए हाँ प्लीज। तो हम एसेंस में अगर देखेंगे ना तो सर ने बहुत सी रेमेडीज में मेन आइडिया उसका कोर दिया हुआ है। 2-3 वर्ड्स में उसे समझाया हुआ है। तो हर रेमेडी के स्टार्टिंग में लगभग हमें मिलता है। तो लैकेसिस में लिखा हुआ है मेन आइडिया इज ओवर स्टिमुलेशन। तो आप नोट्स में लिख लीजिए ओवर स्टिमुलेशन। क्या है हम इसे आगे समझेंगे। विच इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग एन आउटलेट फॉर रिलीफ, लाइक अ पॉट दैट इज बॉइलिंग ऑल द टाइम नीड्स एन आउटलेट और विल ब्रेक डाउन। एक पॉट गर्म कैसे होता है, उबलता कैसे है, उसको एक आउटलेट चाहिए होता है। इसी तरीके से लैकेसिस में ओवर स्टिम्युलेशन होता है। और वो ओवर स्टिम्युलेशन, जो इंटरनल ओवर स्टिम्युलेशन है, वो हमेशा एक आउटलेट ढूंढता है ना। स्नेक पॉइजन है ये। तो स्नेक पॉइजन, इनिशियली द पॉइजन गोज थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो हम जो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है लैकेसिस जो है वो, उसका मेन एक्शन होता है ब्लड स्ट्रीम पे, ब्लड पे। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप। Snake poison, initially the poison goes through the bloodstream, stimulates first, and then on the more specific areas, फिर blood से specific areas, दूसरे areas में वो उसका action होता है। The primary target is circulation। तो sphere of action में लिख लीजिए circulation, blood। ब्रैकेट में लिखा है from study of materia medicas you must get the preference of remedies for certain systems। हर रेमेडी का अपना स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, उसी तरीके से लैकेसिस का भी है। पीपल विथ इडियोपैथिक हाई ब्लड प्रेशर। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका कोई कॉज नहीं है, अननोन कॉज वाला। तो अननोन कॉज वाला हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई बीपी में भी लैकेसिस के बारे में हम सोचते हैं। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फ्लशेस ऑफ हीट इन डिफरेंट एजेस। हीट के फ्लशेस जो हमें मेनली क्लाइमेट्रिक पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं, मेनोपॉज में देखने के लिए मिलते हैं, वो फ्लशेस ऑफ हीट, बट कैन बी सीन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। हिमोरेजेस, अब उसका हिमोरेज कैसा है, पर्टिकुलरली वेयर द कलर इज क्वाइट डार्क। तो हमारे पास कुछ रेमेडीज है जिसमें डार्क हिमोरेज होता है, किसी में ब्राइट होता है। तो आप उसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। इसमें होता है पर्टी फ्लैशेस ऑफ इट, हिमोरेजेस पर्टिकुलरली वेयर द कलर इज क्वाइट डार्क, हेडेक, वेरिकोज वेन, हिमोरॉइड्स, एंड ऑल काइंड्स ऑफ हार्ट एलिमेंट्स। ये सब चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। अपीयरेंस ऑफ अल्सर्स एंड इरप्शंस, a pink appearance, cyanotic, purplish, sensation of circulation। पेशेंट को फील होता है कि उसकी बॉडी में रश ऑफ ब्लड हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। स्लीप इज डिफिकल्ट। तो हम अगर दूसरी मटेरिया मेडिका, सर आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं अभी? हम एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका से पढ़ रहे हैं, लैकेसिस। आप अगर देखेंगे तो लैकेसिस का जो है वो बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप, मतलब वो जो पीरियड है वो सबसे बेकार पीरियड होता है लैक्टोसिस के लिए। और इसीलिए वो मॉर्निंग में अनफ्रेश उठता है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्लीप इज डिफिकल्ट, रिदम इन द सर्कुलेशन और इन द मॉर्निंग, स्लीप, मॉर्निंग, दीज आर एग्रेवेटिंग टाइम्स फॉर लैकेसिस। ये इंपॉर्टेंट है कि बिफोर स्लीप, जस्ट बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप एंड आफ्टर स्लीप, ये उसका एग्रेवेटिंग टाइम होता है। वर्स बाय हीट, if suddenly heated up, which changes the circulation। हीट पेशेंट को सहन नहीं होती है। आप सांप का इमेज, सांप, स्नेक को इमेजिन कीजिए और आप फिर आप ये ड्रग आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगी। वर्स बाय हीट,
मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें दो बुक से पढ़ना है ना, तो हम शायद दूसरी बुक से पढ़ते जाएंगे तो अपने जो बीच बीच के डाउट्स है वो इसमें नहीं तो कोई दूसरी बुक में, नहीं तो कोई दूसरी बुक में क्लियर होते जाएंगे. These are aggravating time for lachesis worse by heat if suddenly heated up, which changes the circulation. Worse after entering shower or a very hot room. Worse before menses. As soon as menses start, there is a general amelioration of the patient. ये भी एक important की नोट है कि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं, डिस्चार्जेस इसे एमिलियरेट कर देते हैं. मेंसेस की पहले फीमेल जो रहेगी वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी, उसके सिम्टम्स एग्रेवेट. बट जैसे ही फ्लो स्टार्ट हुआ, तो ये कंफर्मेटरी हम क्वेश्चन भी पूछते हैं लैक्टोसिस के लिए फीमेल में मेनली, कि जैसे ही डिस्चार्जेस आ जाते हैं आपको कैसा फील होता है. तो शी फील्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. Discharges ameliorate. Often feel a choking sensation in the throat. Wake up in a panic as if the breath has stopped. तो इसका एक रूब्रिक है, रेस्पिरेशन अरेस्टेड, स्लीप ड्यूरिंग. उसमें तीन और रेमेडीज है, आप अपने रेpertoire में देखिएगा. और उसमें लैकेसिस भी है. तो मैंने जैसे कहा कि नींद वाला पीरियड, स्लीप वाला टाइम लैकेसिस के लिए एग्रेवेटिंग है. और वो एकदम से झटके से उठता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरी जो सांस है, मेरा जो ब्रेथ है वो अरेस्ट हो गया है, वो रुक गया है. Often feels a choking sensation in throat, wake up in a panic as if the breath has stopped. Lachesis leads all remedies in the symptom wake up in pain panic. मतलब डर के उठने वाली रेमेडीज में सबसे मेन रेमेडीज में आती है लैकेसिस. वर्स बाय सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस. हमने कहा कि डिस्चार्जेस जो है वो पेशेंट को एमिलरेट कर देता है, बट हमने अगर डिस्चार्जेस को सप्रेस कर दिया तो लैकेसिस का पेशेंट वर्स हो जाएगा. डिस्चार्जेस में क्या पर्सपिरेशन हो सकता है, नेचुरल जो मेंसेस होता है उसे अगर सप्रेस कर दिया, तो कोई भी बॉडी के डिस्चार्जेस अगर हम सप्रेस कर दे तो इट कैन बी एग्रेवेटिंग और इट कैन मेक द लैकेसिस सिचुएशन मोर डिफिकल्ट, वर्स कर देता है. आउटलेट कैन इवन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द क्लोथ्स, स्पेशली अराउंड द नेक, ऑल्सो चेस्ट एंड वेस्ट. Psychological restriction on the patient will have the same kind of intolerance. हमें ये तो शुरू से सीखा हुआ है कि लैकेसीज और स्नेक रेमेडीज में मेनली हमें नेक के अराउंड टाइट बेयर नहीं होता है. ये भी एक लीडिंग क्वेश्चन की तरह हम पूछते हैं, ये तो पेशेंट खुद आके बोल देता है. हमने अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट देखा था, वो एक एडवोकेट था जिसे टाई पहनना मैंडेटरी था, बट उसका पूरा पिक्चर लैकेसिस की तरह मैच कर रहा था. तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि वो एडवोकेट है, उसे टाई पहनना बहुत नेसेसरी है, वो कोर्ट में जाता है. बट वो बोलता है कि जब तक मेरा जज मुझे मेरे पे ध्यान नहीं देता है ना, मैं उसे लूज करके ही रखता हूँ, मेरे से सहन ही नहीं होगा. और वहां पे लैकेसिस कंफर्म हुआ, उसे प्रिस्क्राइब किया गया था. तो ये कंफर्मेटरी क्वेश्चन की तरह हम पूछते हैं. तो आउटलेट कैन इवन बी restricted by the clothes, especially around the neck, also chest and waist. Psychological restriction on the patient will have the same kind of intolerance. Most wait for us. Yes, yes. तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अगर उसे कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया, उसे रोका गया, तो ये भी पेशेंट के लिए इंटॉलरेंट होता है. जैसे हमने यहाँ पे उसे अगर रोका तो ये भी उसके लिए इंटॉलरेंट है, खुला चाहिए. उसी तरीके से उसका दिमाग, उसके इमोशंस भी उसे खुले चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा कि इसका जो मेन थीम है वो ओवर स्टिमुलेशन. इसे रास्ता चाहिए, इसे खोलना है, इसे आउटलेट चाहिए. नहीं दिया, रोक के रखा, तो पेशेंट एग्रेवेट हो जाएगा. है ना, फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पे. If asked to do something immediately by his wife, he will feel the pressure. इंटेलिजेंट पेशेंट है, इजी फ्लो ऑफ आइडियाज है. पैथोलॉजी कैन रीच टू शिजोफ्रेनिया, टॉक्स एंड टॉक्स चेंजेस आइडियाज. एक और पेशेंट के बारे में बताता हूँ. एक पेशेंट आया था अभी. वो पेशेंट को 4 दिनों पहले मतलब ग्रीफ था, उसके पापा की डेथ हो गई थी. बट वो पेशेंट आने के बाद में आधे घंटे तक उसने सब कुछ बात कर ली एक्सेप्ट उसका कंप्लेंट. ये हुआ था, इसके बाद में ऐसा होने वाला है, वो होने वाला. उसने उसकी आदत, उसको बार बार हम पूछ रहे हैं, और उसके बाद में वो बता रहा है कि हमारे इसमें ऐसी प्रथा होती है, ये होता है, हमें वहां पे ले जाना पड़ेगा, अब 10 दिन बाद ये प्रोग्राम करेंगे. उसने उसकी कंप्लेंट ही नहीं बताया. तो उस समय मतलब ये एसेंस प्रिस्क्रिप्शन है कि पेशेंट अपना कंप्लेंट ही नहीं बता रहा है, और इसकी लोक्वासिटी मेनली जो होती है वो चेंजिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, वो जंप करता रहता है ना. तो ये लैकेसिस की लोक्वासिटी है. वही बात है, इफ आस्क्ड टू डू समथिंग इमीडिएटली बाय हिज वाइफ ही फील द प्रेशर. इंटेलिजेंट है,
इजी फ्लो ऑफ आइडियाज है, ओवर स्टिमुलेशन जो हमने बात करी। पैथोलॉजी कैन रीच टू शिजोफ्रेनिया। टॉक्स एंड टॉक्स चेंजेस आइडियाज, जो वो फ्रिक्वेंटली टॉपिक टू टॉपिक जंप करता है उसके बाद में। क्विट फर्स्ट जॉब बिकॉज ही फील्स रेस्ट्रिक्टेड। उसने उसका जॉब मतलब वो उसका जॉब छोड़ सकता है, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि वहां पे उसे रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसे बंधन आ रहा है, तो वो जॉब भी छोड़ देगा। ओवर स्टिमुलेशन ऑन द सेक्सुअल स्फीयर। तो ओवर स्टिमुलेशन जो की कही मतलब जो की वर्ड यूज किया गया है वो मेंटल लेवल पे भी है, इमोशनल लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पे भी है और सेक्सुअल लेवल पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। एक्सेसेस ऑन द सेक्सुअल प्लेन कैन प्रोड्यूस अ लैशिवियस पर्सन। बहुत ज्यादा सेक्सुअल आइडियाज, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल डिजायर, obscenity, lividness can exhibit this. One of the main remedies for masturbation, ब्रैकेट में लिखा है द ओवर स्टिमुलेशन लीड्स टू दिस। तो हमें हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन में भी लैकेसिस मिलता है। बहुत ज्यादा ओवर मास्टरबेशन, ओवर इंडल्जेंस इनटू दिस एक्टिविटी में लैकेसिस आता है। लाइक स्टैफिसेग्रिया एंड प्लैटिना, ये दोनों रेमेडीज में भी हमें ओवर मास्टरबेशन ये देखने के लिए मिलता है। ओरिजियन, इसमें ये रेमेडी में मैस्टरबेशन इन यंग गर्ल्स देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, ऑल्सो इट विल बी यूजफुल फॉर acute rheumatic fever where there are usually valvular troubles in the heart। तो एसोसिएटेड कंप्लेंट में हमें ब्लड और हार्ट का रिलेशन हमेशा देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप अगर लैकेसिस कंफर्म कर रहे हो और अगर आपको हार्ट के रीजन में कुछ भी डिफॉर्मिटी दिखती है, तो ये आपको एज एज अ कंकोमिटेंट या एज एसोसिएटेड सिम्टम मिल सकता है, क्योंकि उसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पे होता है ना। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट चांसेस ज्यादा होते हैं। लैकेसिस में करेक्ट दैट स्नेक रेमेडीज अफेक्ट मोस्टली द हार्ट एंड द सर्कुलेशन। तो ऑल ओवर स्नेक रेमेडी का इन जनरल फीचर दिया गया है कि वो हार्ट को और सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। उसी तरीके से लैकेसिस भी है। Some will suppress the sex impulses, will suffer from the suppression. One case की बात हो, Lachesis was given because of sex suppression। अगर सेक्सुअल सप्रेशन था तो उस केस में सर लैकेसिस दिया गया था। कैन बी टिपिकल ऑफ लैकेसिस। लेफ्ट साइडेड किडनी कोलिक, तो इसकी जो मेन कंप्लेंट्स है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट sciatica जो राइट साइडेड होता है ना। सो लैकेसिस वाज गिवन लेफ्ट साइडेड किडनी कोलिक, alcoholism, circulation can be out of balance, lachesis is useful here, may produce a normalization in the craving for alcohol। तो बहुत लोग अल्कोहल डी एडिक्शन में लैकेसिस को ऐसे ही वेगली यूज करते हैं। दूसरी रेमेडीज भी है एसेरम सल्फर वगैरह, बट यहाँ पे भी इसमें मेन हमें क्रेविंग देखने के लिए मिलती है और मे प्रोड्यूस अ नॉर्मलाइजेशन इन द क्रेविंग फॉर अल्कोहल। बट पूरा टोटलिटी मैच करना जरूरी है। लैकेसिस इवन हेल्प्स इन डेलीरियम ट्रेमेंस, ऑल्सो कंसिडर्ड इन केसेस वेयर नार्कोटिक्स आर टेकन। वर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, जो हमने कहा कि इसकी कंप्लेंट्स लेफ्ट टू राइट जाती है, बट लेफ्ट साइड सोने से लैकेसिस का पेशेंट एग्रेवेट होता है। जब आप केस लेते हैं तो आप स्लीप पोजीशन पूछना, जो हमने केस टेकिंग के चैप्टर में पढ़ा, हमें स्लीप पोजीशन पूछना जरूरी है। सो लैकेसिस पेशेंट इज वर्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, it aggravates all the elements, may have palpitations, dyspnea, feeling of fainting। ये सब हो सकता है अगर पेशेंट लेफ्ट साइड पे सोता है तो। लैकेसिस प्रेफर्स द लेफ्ट साइड विथ सेंट्रलाइजेशन अराउंड द हार्ट। लेफ्ट टू राइट जो मैंने कहा कि इसके सिम्टम्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया, लेफ्ट साइड स्पाइजीरिया वहां पे दिया हुआ है। नेट्रम्यूर, ब्रायोनिया, ये तीनों रेमेडी आती है फॉर द लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट, इंटरकॉस्टल न्यूरालजिया, लेफ्ट साइड ब्रैकेट स्पाइजीरिया, नेट्रम्यूर, ब्रायोनिया। अक्यूट कंडीशंस, लेफ्ट साइडेडनेस, तो हमें सब जगह देखने के लिए मिलता है कि लेफ्ट साइड है टिपिकली, या तो लेफ्ट टू राइट रेडिएट हो रहा है। कंजेशन ऑफ द हेड, kind of bluish appearance, sensitive to touch on skin or any constriction of the skin, least touch is painful, but deep is not so bad। मतलब अगर आपने थोड़ा सा ऐसा टच किया तो वो पेनफुल हो सकता है, बट आपने अगर डीपली उसे प्रेस करने की कोशिश करी, दैट विल बी नॉट दैट सेंसिटिव फॉर द पेशेंट, है ना। मैं वापस से पढ़ता हूँ लाइन। सेंसिटिव टू टच ऑन स्किन और एनी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्किन, least touch is painful but deep is not so bad।
ब्रैकेट में लिखा है बेलाडोना कंजेशंस आर मोर रेड देन पर्पलिश एंड मोर राइट साइडेड। तो हमें अगर ऐसा फ्लशिंग देखने के लिए मिलता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि ये बेलाडोना हो सकता है, बट बेलाडोना कंजेशंस आर मोर रेड, लैकेसिस में हमें पर्पलिश देखने के लिए मिलेगा। बेलाडोना विल बी राइट साइड, लैकेसिस इज मेनली लेफ्ट साइड। Sometimes amelioration comes by heart pressure. Belladonna also has this. तो हम यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसीलिए बेलाडोना का डिफरेंशिएशन देके रखा हुआ है कि बेलाडोना विल बी फ्लशिंग विच विल बी मोर रेड विच विल बी राइट साइडेड, बट lachesis and belladonna both can be ameliorated by heart pressure. Emotions are quite strong, quite attached to people and objects. The attachment is so strong, so we get pathological conditions of jealousy. जेलसी पैथोलॉजिकल जेलसी होती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, जो हमें हाइपोथैलेमस में भी देखने के लिए मिलती है। तो उसी तरीके की जेलसी लैकेसिस में, क्यों? बिकॉज ऑफ डीप अटैचमेंट्स। तो एक और वर्ड यूज किया जाता है, किस बुक में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने पढ़ा हुआ है कि लैकेसिस में मतलब इन जनरल अगर जैसे ओवर स्टिमुलेशन बोला, अगर वैसे एक और वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वो है पैशन। हर चीज में पैशनेट। जैसे अगर उसे सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा है आपको देखने के लिए मिल रहा है, बट ये लाइकोपोडियम की तरह नहीं रहेगा कि ये वुमेन टू वुमेन चेंज करता रहेगा, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना, ऐसा नहीं है। लैकेसिस विल बी वेरी वेरी मच अटैच टू वन पर्सन। तो वो पैशनेट रहेगा हर चीज में, है ना। और वो अटैचमेंट के कारण उसे जेलेसी देखने के लिए मिलती कि उसका पार्टनर या उसका क्लोज्ड वन किसी और इंसान से बात कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो उसे सहन नहीं होगा, लैकेसिस का पेशेंट बेयर नहीं कर सकता। यही हमें हायोसाइमस में भी देखने के लिए मिलता है। कैन degenerate into jealousy or into lasciviousness, overindulgence in sex. One of the great self-centered individuals, खुद के ऊपर ध्यान देने वाला सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल। रीड केंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेल्फ सेंटर्डनेस। केंट्स की बुक में सेल्फ सेंटर्डनेस के बारे में दिया हुआ है, वो हम बाद में या तो फोटो खींच के मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अ फॉल्स आइडिया ऑफ लविंग वन सेल्फ, the other person that is connected becomes an object. If fears that he may love this object of pleasure, then you get this jealousy. If fears that he may love this object of pleasure, then you get this jealousy. Suspicion, suspiciousness इसकी एक दूसरी बात। Imagining during the jealousy phase, jealous phase, है ना। Doubtful, मतलब काइंड ऑफ नेचुरल एक एनिमल इंस्टिंक्ट है ना ये, कि सस्पिशन रखना, लोगों पे डाउट करना, जेलेसी रखना। दिस इज सीन इन लैकेसिस। वन ऑफ द मेन रेमेडीज फॉर पीपल हु आर वेरी सस्पिशियस, सो वेरी सस्पिशियस, वेरी लोक्वेशियस, वेरी जेलस, वेरी पैशनेट, सेक्सुअल इंडल्जेंस ज्यादा, सेक्सुअल थॉट्स ज्यादा, सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा, ओवर स्टिमुलेशन। तो ये ब्लड पे उसका एक्शन, हार्ट पे उसका एक्शन, लेफ्ट साइडेडनेस, ये पूरा अगर हमें कोर देखने के लिए मिलता है तो दिस इज लैकेसिस, है ना। इफ जेलेसी प्रोग्रेसेस टू सस्पिशन, देन may progress even further to paranoia. They may think that their family is scheming to put them into an insane asylum. मतलब वो सस्पिशन डाउट उन्हें इतना होता है कि वो अगर आगे जाता गया, प्रोसीड करता गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो अपनी फैमिली वालों पे भी डाउट करने लगते हैं कि भाई मुझे ये पागल खाने में डालने वाले हैं, है ना। कैन गो इनटू डीप स्टेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वरिंग अबाउट देयर हेल्थ, स्पेशली द हार्ट। तो हेल्थ का एंजाइटी लैकेसिस के पेशेंट को भी होता है, बट मेनली फॉर हार्ट। तो हमें एंजाइटी ऑफ हेल्थ, जैसे हमने बुक में पढ़ा कि हमें डेप्थ जानना है, तो एंजाइटी ऑफ हेल्थ इज नॉट एक जनरल चीज नहीं लेना है। अबाउट व्हाट, तो हमें मतलब उसमें अगर देखने के लिए मिलता है कि फियर ऑफ कैंसर है, ऐसा लगता है कि हैपन समथिंग विल हैपन, फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस, तो हर चीज के लिए हमारे पास अलग अलग रेमेडीज है। तो लैकेसिस में मेनली जो होता है वो विच इज रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना। उसे लगता है कि मुझे कोई बड़ी दिल की बीमारी तो नहीं है। Paranoia, Hyoscyamus, Calibrome, Tarantula, Stramonium, Platina, Veratrum album. Anxiety about heart diseases. Lachesis is one of the main remedies for anxiety about heart diseases. In general, health को ना लेते हुए heart diseases ज्यादा है इसमें। Clairvoyant beings have intuitions.
इनके इंट्यूटिव पावर जो कि ये होने वाला है, ये हो सकता है, इन लोगों में ये बहुत देखने के लिए मिलता है। इंट्यूटिव पावर होती है इनमें, है ना, हैव इंट्यूशंस। डिप्रेशन वर्स इन द मॉर्निंग। मैंने कहा कि बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप और आफ्टर स्लीप। मतलब आफ्टर स्लीप इसीलिए कि उसका स्लीप अच्छे से हुआ नहीं, वो पेशेंट एग्रेवेटेड था ड्यूरिंग स्लीप, तो इसीलिए उसका मॉर्निंग एग्रेवेशन हमें यूजुअली देखने के लिए मिलता है, अनफ्रेश मॉर्निंग हमें देखने के लिए मिलता है। सो डिप्रेशन वर्स इन द मॉर्निंग, मैं फील quite moved. In afternoon, he is quite okay. Left untreated, may go into continuous depression, fear of insanity at a certain stage. Also, Mancinella, cannabis, calcarea का, है ना, ये आईएनडी शायद इंडिगो है, may eventually go into insanity, पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ओवर स्टिम्युलेशन है मेंटल लेवल पे, इतने थॉट्स है, इतना पैशनेट है, उसकी जो जेलसी है, उसका सस्पिशन जो है, वो उसे थोड़ा मैनिएकल बना सकता है, टूवर्ड्स इंसैनिटी उसे ले जा सकता है, क्योंकि वो डाउटफुल है, दूसरे लोगों पे डाउट करता है। सो मे इवेंचुअली गो इनटू इंसैनिटी। क्राइसिस इज वर्स जस्ट बिफोर द मेंसेस। जो अपन ने बात करी कि मेंसेस की बिफोर, वाई, क्यों क्यों एग्रेवेट हो रहा है? क्योंकि मेंसेस आने के बाद फ्लो जो है, उसका फ्लो उसे एमिलरेट कर दे रहा है, तो उसे ऐसा फील होता है कि आफ्टर द फ्लो आई बिकम ओके, बिफोर द मेंसेस आई एम वर्स, है ना। क्राइसिस इज वर्स जस्ट बिफोर द मेंसेस। इम्पल्सिव, sporadic type of insanity. It occurs in fits, loquaciousness, talkativeness, when there is a suppression of sex. हाँ, ये है, when there is suppression of sex, the loquacity increases. When there is suppression of sex in the lachesis patient, we see loquacity is increasing. Replacing what is missing in contact and communication with talking and talking. One of the main remedies for religious affections. रिलीजियस अफेक्शंस में अगर आप रुब्रिक में देखेंगे, माइंड रिलीजियस अफेक्शंस, तो उसमें ये वन ऑफ द मेन रेमेडीज होती है। इफ यू सप्रेस, यू मस्ट हैव एन आउटलेट। अगर आपने कोई भी चीज सप्रेस करी, उसके लिए आउटलेट होना चाहिए, आउटलेट नहीं है, उसे भी दबा दिया गया, तो इट विल एग्रेवेट द पेशेंट। रोहित, हाँ, अब ये लगभग फिनिश होने आ गया है। ग्रुप में पीडीएफ था, मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लीजिए उसे। अब मैं जो रीड कर रहा हूँ उस पर ध्यान देता है ना। इफ यू सप्रेस, यू मस्ट हैव एन आउटलेट। टॉकिंग, jumping from one subject to another, such a flow of ideas passing through the mind can't pass fast enough through the mouth. Very critical. They can't tolerate the least criticism towards themselves. तो हमें ये समझना है कि उसकी जो लोकुआसिटी है, वो लोकुआसिटी क्यों है, इतना वो क्यों बोल रहा है पेशेंट, और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक क्यों जंप कर रहा है? क्योंकि उसके मेंटल लेवल पे उसे इतने थॉट्स चल रहे हैं, और वो थॉट्स जो है, वो थॉट्स की स्पीड और ज्यादा है अगर उसकी लोकुआसिटी से कंपेयर किया जाए। और वो थॉट्स एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक शिफ्ट होते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक शिफ्ट होते हैं, और वो पेशेंट की लोकुआसिटी में, उसके बोलने में हमें दिखता है ना। और पेशेंट बहुत क्रिटिकल होता है, वो बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म उसके लिए, उसको अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। Lachesis is another state, has great ideas, frustrated in earlier years, will not follow through on this ambition to do great things। जो हम ये बोलते हैं ना, क्या मतलब, टू टू स्टेजेस है, टू फेजेस है, कि ये रेमेडी में ऐसा भी पिक्चर देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा भी पिक्चर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो दूसरा स्टेट है उसकी बात की जाएगी कि उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा ग्रेट आइडियाज है, अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, विल नॉट फॉलो थ्रू ऑन दिस एम्बिशन टू डू ग्रेट थिंग्स। ऑल दिस ड्राइविंग इनवर्ड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स एंड हार्ट लीजन्स। और यहाँ पे उसने अगर चीजों को सप्रेस कर लिया गया तो उसको किडनी स्टोन्स या हार्ट प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है। दिस लैकेसिस इज इंट्रोवर्टेड, ये जो दूसरा दूसरा वाला लैकेसिस है, दिस कैन बी इंट्रोवर्टेड ऑल्सो, सेंसिटिव, डज नॉट वांट टू हर्ट एनीबडी, किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा, विल नेवर लेट आउट देयर इमोशंस, उसके इमोशंस बाहर नहीं निकालेगा। यू गेट दिस पीपल हु विल नॉट टॉक मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ साइलेंट पर्सन इज ऑल्सो अ लैकेसिस। तो अब आप पूछोगे कि लैकेसिस अगर ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो हमें समझेगा किससे कि किस समय हमें लैकेसिस के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको जो जनरलिटीज अगर मैच हो रही है, या कोई दूसरे की नोट्स बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज लैकेसिस, दिस कैन बी लैकेसिस,
और अगर आपको इस तरीके का मेंटल पिक्चर दिख रहा है तो इससे हमें ये समझना है कि ये भी लैकेसिस हो सकता है, राइट। तो आप जनरल्स या दूसरे पर्टिकुलर्स में भी आप लैकेसिस को कंफर्म कर सकते हैं, और साथ ही में ये मेंटल पिक्चर आपने को देखने के लिए मिल सकता है। वाइन विल एग्रेवेट हिज केस, गुड स्पीकर बट अ बैड कन्वर्सेशनलिस्ट। क्यों बैड कन्वर्सेशनलिस्ट क्यों है? क्योंकि बात करने में वो किसी को बोलने ही नहीं देगा, वो अपनी अपनी बातें करेगा, फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, है ना। when they have reached a certain mental state, a delusion appears. They will feel the dead people, their presence, talk to them. तो इस तरीके की पेशेंट आता है कि मुझे मरे हुए लोगों के ख्याल आते हैं, उनका प्रेजेंस मुझे फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये एक स्टेट हो सकता है जहां पे हमें लगता है कि पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स इंसैनिटी, राइट, जो हमने पहले बात करी। दे विल गिव ऑर्डर्स टू डू थिंग्स। ऑल्सो अनदर रेमेडी लाइक दिस इज एनाकार्डियम। feels someone is talking to him, but anacardium gets double feeling। एनाकार्डियम में ड्यूअलनेस होती है कि एक मन बोलता है ये करने के लिए, एक मन बोलता है ये करने के लिए, है ना। वन टेल्स हिम टू डू गुड एंड द अदर टू डू बैड। वो एनाकार्डियम का फीचर है। द लैकेसिस डिजायर्स एंड एवर्जन्स लाइक ऑयस्टर्स वेरी मच, डिजायर्स farinaceous फूड, सीरियल्स, ग्रेन्स, मैकरोनी, पोटैटो एंड पास्ता। ये उसके डिजायर एवर्जन की बात है। तो उसमें डिजायर भी हो सकता है, एवर्जन भी हो सकता है। तो ये हमने एसेंस से पढ़ा। अब इसी को हम नैश मैथमेटिका से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा, अगर उसका कोर आप समझेंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ। रोहित, जैसे आपके पास बुक नहीं थी, मैं उसे समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि लैकेसिस, सबसे पहले तो ये एक एनिमल रेमेडी, स्नेक रेमेडी, जो कि लेफ्ट साइडेड होती है मेनली, लेफ्ट टू राइट इसके सिम्टम्स रहते हैं। मेंट इसका जो थीम है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स, जिसे आउटलेट की जरूरत है। अगर आउटलेट नहीं मिला तो ये पेशेंट सफर करेगा, इसकी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाएगी। इसके जो फिजिकल डिस्चार्जेस है, बॉडीली डिस्चार्जेस है, वो उसे एमिलरेट करता है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि वो डिस्चार्जेस को एक आउटलेट मिल गया, वो बाहर चले गए, इसीलिए पेशेंट अंदर से एमिलरेट हो गया। थॉट्स इतने ज्यादा है, इसीलिए वो फिजिकल लेवल पे हमें लोक्वासिटी के रूप में दिखता है, जहां पर पेशेंट एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तुरंत जंप करते रहता है। तो आपको पेशेंट में मतलब जॉर्ज सर की एक वीडियो है, हम जॉर्ज सर की बुक पढ़ रहे इसीलिए बता रहा हूँ कि उसमें सर ने कहा हुआ है कि लैक्टिस आपके सामने पेशेंट आके बैठेगा, वो आधा एक घंटा सब कुछ बात कर लेगा एक्सेप्ट इस कंप्लेंट। तो आपको ये समझना है, उसको बार बार कंट्रोल करने के बावजूद वो सब रास्तों पे जाएगा। तो आपको ये समझना है कि इस पेशेंट से और कुछ पूछने की बजाय इसे लैकेसिस की जरूरत हो सकती है। लैकेसिस के कुछ की नोट्स कंफर्म करो एंड दिस विल बी द एंड। ओके। लैकेसिस, फिर उसके बाद में पैथोलॉजिकल लेवल पे जेलेसी देखने के लिए। पैथोलॉजिकल जेलेसी मतलब इतनी जेलेसी कि वो पेशेंट को परेशान करने लगी। मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस अगर हमें देखने के लिए मिलती है तो हम सपोज आर्सेनिक के बारे में सोचते हैं, तो वैसे ही जेलेसी वो कोर होता है उसका, कि जेलेसी, सस्पिशन और लोक्वासिटी, एमिलेशन, डिस्चार्ज, स्लीप के ड्यूरिंग उसका एग्रेवेटिंग पीरियड, और इसीलिए मॉर्निंग में अनफ्रेश उठना, सर्कुलेशन परफेक्ट होना, हार्ट ट्रबल्स। तो ये सब हमें लैकेसिस में देखने के लिए मिलता है। अब हम और ज्यादा नैश मैथमेटिका में देखते हैं कि इसमें और क्या अलग मिलता है हमें। ओके। अभी तक ठीक ठाक समझ में आया है सबको? मैंने भी एसेंस से पहली बार पढ़ा था, इसीलिए शायद हम थोड़ा रुक रुक के पढ़े। लैकेसिस खोल लीजिए नैश मैथमेटिका से, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स बाय ईबी नैश। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ रेमेडीज है उसमें लैकेसिस जो आता है वो स्नेक पॉइजन्स में आता है। तो स्नेक पॉइजन्स में सबसे पहले नैश सर ने दिया हुआ है लैकेसिस, दूसरा दिया हुआ है नाजा, तीसरा दिया हुआ है क्रोटेलस, है ना। हम पढ़ रहे हैं लैकेसिस। तो लैकेसिस का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें मतलब वही उसी का समरी लगभग दिया होता है। तो हम पहले नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सभी ने ओपन कर लिया? अभी किसी के पास बुक नहीं होगी तो प्लीज अभी बता दीजिए। इसका नाम लैकेसिस ट्राइगोनोसेफेलस बोल के दिया, वो वाली बुक है क्या? नहीं, सिर्फ लैकेसिस लिखा हुआ है, बुक ये है।
जो पीडीएफ भेजे हो लीडर्स इन होम्योपैथी वाले, उस पीडीएफ में पेज नंबर 93, सॉरी 10, नहीं, पेज नंबर 93 में लैकिस ट्राइगोनोसेफेलस बोल के दिया है। कैन यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ? फर्स्ट पैराग्राफ, टू डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, हाँ हाँ हाँ, यस, दिस ओनली, है दिस ना? यस यस। ओके। तो वो शायद पुराना वाला हो सकता है बुक, आई डोंट नो। इसमें थोड़ा बड़ा है तो हम रीड करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो हमारा टाइम एंड हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ूंगा, जहां पे कुछ डिफिकल्टी लगती है उस समय मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। To Dr. Constantine Herring belongs the honor of introducing and developing the wonderful medicinal properties of this snake poison. If he had never done anything beside this for medicine, the world would owe him an everlasting debt of gratitude. It alone would immortalize him. All this and more, notwithstanding. देखो, जो काम का है ना हम वो पढ़ते हैं। मैं 1 मिनट फटाफट पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमें mathematical in spite of every effort to control it, the conviction has gradually forced itself when that pretended presence of legacies within Dr. Herring, otherwise known as highly graceful efforts, is a great delusion, and that with the exception of the poisonous effects with which this publication is. हम नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन एलेंस एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरिया मेडिका द वेरीफाइड एंड स्पेशली द ब्लैक टाइप्ड सिम्टम, almost all of them are verifications of proving made with the 30th potency. It is also significant that the proving of Hahnemann's polycrest remedies, mostly made with the potencies, are among the most useful and reliable we have today. Some have sought to destroy confidence in the proving of all remedies which are made with the 30th potency and upwards. Not only that, but in their power to cure even when the provings were made with brutal preparation. To all such we say the magic. थर्ड रेमेडी, हाँ, ये सब अब हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन में कुछ हेल्प नहीं करने वाला है, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ। पीडीएफ में पेज नंबर क्या है, चिराग को बता दीजिए प्लीज। 107। 107। Lachesis is a remedy of wide range of action. It has an alternate action on the mind and sensorium, that of excitation and depression. Illustrative of the former are the following symptoms: quick comprehension, mental activity with almost prophetic perception, ecstasy, a kind of trance, exceptional loquacity with rapid change of subjects, jumps abruptly from one idea to another. This kind of excitation may be found in acute chronic complaints, in the delirium of fevers, or in mania of a settled form. On the side of depression occurs weakness of memory, makes mistakes in writing, confusion as to time, delirium at night, muttering, drowsy, red face, slow, difficult speech, and dropped jaw. Feels extremely sad, depressed, unhappy, and distressed in mind. And this condition is very apt to be worse on awaking in the morning. लगभग सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। मतलब सिंपल ये जो अभी तक हमने देखा था वही है, और मॉर्निंग में एग्रेवेशन है वो बताया। और इंडीड आफ्टर एनी स्लीप, डे और नाइट, कभी भी सो के उठेगा, सुबह या रात में पेशेंट एग्रेवेट हो जाएगा। Chronic complaints from depressing cause like long lasting grief or sorrow. This depressed side of the remedy may also be found in both acute and chronic complaints. Again, this opposite condition may be found alternating in the same person. And a notable fact is that the alternation are extreme. Of course, the causes of this condition of mind and sensorium are varied, but we will often find them
in old topos, subject of broken down constitution, and in the troubles incident to the climatic ages. मेनोपॉज के टाइम की एक मेन रेमेडी होती है, climatic age मतलब. Such cases are subject to sudden attacks of giving away of strength, fainting, vertigo from rush of blood to head, causing apoplectic seizure, or opposite symptoms arising from sudden anemia of the brain. In short, the circulation in legacy subjects is very uncertain. तो ये सर्कुलेशन की बात की जा रही है कि सर्कुलेशन जो है इसका अनसर्टेन है बहुत, है ना. दिस इज व्हाट मेक्स इट सो वैल्यूएबल इन सडन फ्लशेस ड्यूरिंग द क्लाइमेट्रिक पीरियड. इसीलिए मेनोपॉज में जो सडन फ्लशेस ऑफ हीट हमें देखने के लिए मिलता है वो बिकॉज ऑफ इरेग्युलर सर्कुलेशन जो हमें लैकेसिस में देखने के लिए मिलता है उसी के कारण होता है. Lachesis has some prominent head symptoms where no other remedy can take its place. इसके हेड सिम्टम की बात की जा रही है कि इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर सन हेडेक्स. जब हम नेट्रोम्यूर के बारे में सोचते हैं तो हमें लैकेसिस के बारे में सोचना चाहिए कि इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर सन हेडेक्स. ऑफ कोर्स इट डज नॉट कंपेयर with glonoine for the immediate effects of sunstroke, but does come in well after the first effects are overcome by that remedy. जैसे ग्लोनोइन इमीडिएट सनस्ट्रोक अगर हुआ तो हम ग्लोनोइन के बारे में सोचते हैं, बट द लैकेसिस कम इन वेल आफ्टर द फर्स्ट इफेक्ट. जो इनिशियल इफेक्ट्स ओवरकम अगर हो गए हैं तो उस समय के लिए हम लैकेसिस सोचते हैं. The patient is troubled with headache every time he is exposed to sun's heat, and the trouble has become chronic. Natrum carb. ये चीज हमने एसेंस में नहीं पढ़ी थी, ये इसका हेडेक के बारे में एक यूनिक चीज जो हमें पता चली वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, नेमली वेट और प्रेशर ऑन द वर्टेक्स. यहाँ पे वेट सेंसेशन या प्रेशर फील होना. ब्रैकेट में लिखा है कैक्टस, ग्लोनोइन, मैनियंथस. दिस इज फाउंड मोस्टली इन विमेन सफरिंग एट द मेनोपॉज. मेनोपॉज की ये एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है जिसे हमें पता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन पे अफेक्ट कर रही है. वैसे ही अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो ये मेनोपॉजल एज क्लाइमेट्रिक समय पे ये मेन इंडिकेटेड होती है. एंड कपल्ड विथ इट in such case there is sometimes burning on the vertex. Sulfur has this symptom, but if it is occurred at the menopause, the remedy would often be found in lachesis, unless indeed there were some marked psoric complication. Lachesis has a variety of headaches, but I know of only two characteristics that have been of very much value to me in prescribing for them. नेमली हेडेक के टू इंपॉर्टेंट फीचर्स जो नैश सर के अकॉर्डिंग है वो है द हेडेक विद द हेडेक वेरी पेल फेस. जो हेडेक के साथ में उसका फेस जो है वो बहुत पेल हो जाता है. एंड द पेशेंट स्लीप्स इनटू हेडेक. जो हमने स्लीप में एग्रेवेशन की बात की है वो ही चीज हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सिम्टम में मिल रही है कि हेडेक ड्यूरिंग स्लीप या पेशेंट स्लीप्स इनटू द हेडेक. उसे इस तरीके से समझाया जा रहा है. dreads to go to sleep because she awakens with such a distressing headache. उसे डर लगता है कि मैं सोने जाऊंगी या सोने जाऊंगा उस समय मुझे हेडेक बहुत ज्यादा होगा. तो वो सोने जाने से पहले ये तरीके का डर उसे देखने के लिए मिलता है. दिस टू आर वेरी वैल्यूएबल इंडिकेशंस, अदरवाइज आई वुड एक्सपेक्ट टू गेट माई इंडिकेशंस आउटसाइड ऑफ द हेडेक इटसेल्फ. हेडेक एक्सटेंडिंग इनटू द नोज comes mostly in acute catarrh, especially when the discharge has been suppressed or stopped after sleep. This kind of headache is often found in hay fever with frequent and violent paroxysms of sneezing. Now, if the hay fever paroxysms of sneezing are decidedly worse after sleeping, even in the daytime, Lachesis 200 may stop the whole business for the season. Being an old hay fever subject myself, I am authority on that statement. We now come to the action of lachesis on the alimentary tract. First, the gums are often swollen
एंड स्पॉन्जी। गम्स की बात की जा रही है कि गम्स आर स्वोलन, स्पॉन्जी, easily bleeding. When this is found, lachesis often follows mercury. हमें अगर गम्स में ब्लीडिंग, माउथ में ऑफेंसिवनेस, एक्स्ट्रा सलाइवेशन, ये सब देखने के लिए मिलता है, हम मरकरी के बारे में सोचते हैं। बट ये गम का फीचर कि फर्स्ट द गम्स आर ऑफन swollen, spongy, easily bleeding. When this is found, lachesis often follows mercury. Well, if the gums turn purple, the indication is strengthened for lachesis. जैसे हमने पढ़ा था कि फेस में अगर फ्लशिंग जो हो रही है वो पर्पलिश है, तो बेलाडोना को छोड़ के हम लैकेसिस के बारे में सोचेंगे। बट अगर गम्स में जो है उसका स्वोलननेस, स्पंजीनेस के साथ में हमें पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने के लिए मिल रहा है, तो लैकेसिस का इंडिकेशन विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। लैकेसिस के बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। One of the most characteristic symptom of lachesis is found in the tongue, especially in diseases of a typhoid type, namely puts the tongue out with great difficulty. It is very dry, trembles, and catches under lower teeth. Trembling of tongue जो है वो हमें लैकेसिस के पेशेंट में देखने के लिए मिलती है, एंड इट कैन बी वेरी ड्राई, स्पेशली टाइफॉइड टाइप ऑफ केसेस में ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। ट्रेमलिंग ऑफ टंग तो मैंने पर्सनली प्रैक्टिकली देखा हुआ है, ड्राइनेस ऑफ टंग, और साथ में कैचेस इन द लोअर टीथ। द टंग ट्रेम्बल्स एंड इज प्रोट्रूडेड विथ डिफिकल्टी। बाहर निकालता है तो उसकी टंग ऐसे ट्रेम्बल करते रहती है, विथ डिफिकल्ट, जैसे स्नेक नहीं करता है, विथ डिफिकल्टी अंडर जेल्सीमियम। बट इट इज नॉट सो ड्राई एज इन लेकेसिस। This is a sign of great weakness, but in Gelsemium it occurs in the very beginning of the fever. Gelsemium में ये fever की बहुत starting stage में होता है, while in Lachesis it comes later. There is bad odor from the mouth in Lachesis, and it may be very dry throughout, or there may be an abundant accumulation of tenacious mucus. हियर इट अगेन रिसेंबल्स मर्करी। जो मैंने बात कही थी कि हमारे हमें जब भी एक्स्ट्रा सलाइवेशन दिखता है, फाउल ओडर मिलती है, गम्स में ब्लीडिंग दिखती है, तो हम मर्करी के बारे में सोचते हैं। बट उसी तरीके के सिम्टम लैकेसिस में भी देखने के लिए मिल सकता है। सो यहाँ लिखा है कि इट हियर इट अगेन रिसेंबल्स मर्करी। लैकेसिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर सोर माउथ in the last stage of consumption. This is sometimes a very distressing symptom, and the relief for it is often very difficult to find. If lachesis should relieve it, my experience has been that the patient are also greatly relieved in other ways, so much so indeed that they think that they are after all going to get well. This brings me to notice what I believe I have not spoken of before, that where a cure is no longer possible and temporary relief is the only thing left, we have the best means of giving it in the homeopathically indicated remedy. Narcotics, counter irritants, so called tonic, stimulants, etc., do not and cannot compare with this similimum if properly administered in smoothing the pathway of the inevitable termination. Lachesis has won its chiefest laurels in affections of the throat. थ्रोट के बारे में हमने पढ़ा था, कॉन्स्ट्रिक्शन फीलिंग जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। वापस से यहाँ पे बताई जा रही है कि थ्रोट एंड नेक सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, जो हमें एक्सटर्नली देखने के लिए मिलता है कि वो कपड़ा भी नहीं लगाने देता है, एंड इंटरनली भी है। थ्रोट एंड नेक इज सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच, थोड़ा भी टच हुआ तो पेशेंट एग्रेवेट होता है। और एक्सटर्नल प्रेशर, ब्रैकेट में लिखा है सेपिया, एवरीथिंग अबाउट थ्रोट डिस्ट्रेसेस। थ्रोट के आजू बाजू या थ्रोट के अराउंड का कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को परेशान करता है, डिस्ट्रेस करता है। इवन इवन द वेट ऑफ द बेड कवर्स, थोड़ा कपड़ा भी अगर उस पर रखा गया तो भी। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। तो द थ्रोट एरिया इज वेरी सेंसिटिव फॉर लेकेसिस, ये हमें याद रखना है ना। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। अनदर पेक्यूलियरिटी इज दैट एम्प्टी swallowing or swallowing of saliva or swallowing liquids aggravate a great deal more than swallowing of solids। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने एसेंस में नहीं पढ़ा, कि लेकेसिस में जो होता है swallowing of liquid से एग्रेवेशन मेनली हमें देखने के लिए मिलता है। यूजुअली दूसरी रेमेडीज होती है जिसमें
और ये कॉमन सी बात भी है कि जब आदमी खाना खा रहा है, जब स्वॉलो कर रहा है तो उसे पेन हो रहा है। बट यहाँ पे उसे फूड से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे लिक्विड से दिक्कत होगी। सलाइवा भी वो स्वॉलो करेगा तो भी उसे दिक्कत होगी, एम्प्टी स्वॉलोइंग भी वो करेगा तो उसे दिक्कत होगी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आप नोट डाउन कर सकते हैं। द पेन्स इन द थ्रोट रन अप इनटू द ईयर्स। देयर इज मच म्यूकस इन fauces with painful hawking. In tonsillitis and diphtheria, swelling of the tonsils begin on the left side and extend to the right side. ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबैडुला। सबैडुला में भी ऐसे ही देखने के लिए मिलता है हमें, लेफ्ट साइड टू राइट, ये तो इन जनरल याद ही रखना है। बट टॉन्सिलाइटिस में भी ऐसा दिखता है कि पेशेंट को पहले लेफ्ट साइड हुआ था, फिर राइट आ रहा है। दूसरे फीचर्स मिलते हैं लेकेसिस के, लेकेसिस जरूर सोचिए। द पेन्स आर एग्रेवेटेड बाय हॉट ड्रिंक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, हमने एम्प्टी swallowing देखा, और ये है कि हॉट ड्रिंक से पेशेंट एग्रेवेट होता है। पेन्स जो उसके है वो हॉट ड्रिंक से एग्रेवेट होती है, मेनली थ्रोट कंप्लेंट्स में। इट इज रिवर्स ऑफ सबैडिला। सबैडिला में हॉट ड्रिंक से नहीं, उसमें हॉट ड्रिंक से एम्बुलेशन होता है। ऑल दिस सिम्टम्स आर peculiar to lachesis and are all apt to be very much worse after sleep. तो ये भी एक जनरल हमें फीचर देखने के लिए मिलता है कि द पेशेंट इज यूजुअली वर्स आफ्टर स्लीप। और ऐसा भी बोला जाता है कि द लैकेसिस पेशेंट स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन, सोता है और एग्रेवेट होता है ना। वो रात में सोए या दिन में सोए उससे मतलब नहीं है। इन ओल्ड क्विंजी subjects where the troubles always begin on the left side, I have often not only aborted the attack but cured the predisposition thereto. Sometimes the throat assumes a gangrenous appearance, but if the other indications are present, it is an additional indication for its use. Lachesis is always one of the first remedies to be thought of in any disease where it seems inclined to spend its main force in the throat, such as typhoid fever, pneumonia, scarlatina. तो ये सब जो बताया जा रहा है इसमें हमें कोर समझना है कि थ्रोट अफेक्शंस अगर होता है तो हमें लैकेसिस इंडिकेटेड है। क्योंकि अगर स्फीयर, हर ड्रग का स्फीयर ऑफ एक्शन कुछ होता है। हमें कुछ दिखता है कि रियूमेटिक प्रॉब्लम, हमारे दिमाग में तुरंत रस्टॉक्स ब्रायनी आता है। थ्रोट कंप्लेंट आती है, हम तुरंत टॉन्सिलाइटिस आता है, हम तुरंत बेलेडोना, बराइटा का, लैकेसिस, इस तरीके की रेमेडीज। सर्कुलेशन हार्ट प्रॉब्लम्स आती है तो हम तुरंत अर्निका के बारे में भी सोचते हैं, या दूसरी ड्रग्स, ये लैकेसिस जैसे। तो स्फीयर ऑफ एक्शन की बात की जा रही है कि मेन फोर्स अगर थ्रोट के अराउंड है तो आपको लैकेसिस के बारे में सोचना ही है। अगर सिम्टम मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी में तो आपकी टोटलिटी आपको हेल्प करेगी, बट फिर भी आपका पहला थॉट इन रेमेडीज पे जाना चाहिए। इफ द स्किन टर्न्स पर्पल और ब्लूइश as if mortifications were impending, there is no remedy like it. तो पर्पलिश डिस्कलरेशन हमें इसमें बार बार देखने के लिए मिल रहा है। उसमें भी एसेंस में भी पढ़ा और नैश में भी पढ़ रहे हैं। नॉट ओनली इन नॉट ओनली इज लैकेसिस एन अनयूजुअली efficacious remedy for these acute throat troubles, but for those of a chronic form and the same symptoms are present, even syphilitic throat troubles. We have placed great stress upon the great sensitiveness of the throat to all touch or pressure, but this does not end it, for as Lilienthal expresses it, lachesis is the great enemy for all constriction. Constriction से नहीं होता है, the pit of stomach, so to touch, or even to pressure of clothes, cannot bear any pressure about the hypochondria. In the abdomen, there is painful distension, flatulence, which is very annoying, can bear no pressure. The surface nerves are sensitive. तो जिस तरीके की सेंसिटिविटी हमें थ्रोट में देखने के लिए मिलती है, उसी तरीके की सेंसिटिविटी इसकी मेनली हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में और एब्डोमिनल एरिया में भी देखने के लिए मिलती है, विद पेनफुल डिस्टेंशन, फ्लैचुलेंस, which is very annoying and can bear no pressure. The surface of nerves around that area is very sensitized, is obliged to wear clothes, especially about stomach, very loose. They cause uneasiness, even in bed. Obliged to loosen and pull up night dress to avoid pressure. Dare not lay the arm across the abdomen on account of pressure. तो पेशेंट सोते वक्त उसका हाथ भी नहीं लगाएगा पेट पे, क्योंकि वो उसको प्रेशर, वहां का टच सहन नहीं होगा। Uterus does not bear contact, has to be relieved of all pressure.
frequently lifts the clothes, they cause an uneasiness in the abdomen, even with no tenderness. तो भले वहां पर दर्द नहीं भी हो बट वो उसे अनईजी फीलिंग देता है. Larynx sensitive to least touch, which causes suffocation and feeling of lump in throat. During heat, as of an orgasm of blood, he is obliged to loosen clothes about the neck, sensation as though they hindered the circulation of the blood with a kind of suffocative feeling. Intolerance to tight neck bands. तो वो जो सेंसिटिव थ्रोट की बात कर ली हमने. I could no better express the value of this symptom or great modality of lachesis, aggravation from pressure or constriction than by quoting entire from guiding symptoms the above. It does not seem after such an array of oft verified symptoms that more need to be said to impress this upon the memory and confidence of any physician. Now, the why of this almost invariable aggravation from pressure of lachesis and almost as invariable amelioration from the same of bryonia, I leave for those to explain who pretend to be able to do so. It is, however, another proof of the value of modalities. तो ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, मतलब इतना कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि ये क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन. तो वो बोले हम मतलब यहाँ पे मोडालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंस है ऐसा. Lachesis has some peculiar symptoms of stool and anus. There is an urging, or rather a pressing down in the rectum, but it is worse when he attempts a stool, hurt so that he must desist. It feels as if the anus were closed. जब वो प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करता है, उसे अर्ज आता है, वो डेफिकेट करने की कोशिश करता है, उसे ऐसा फील होता है कि एनएस जो है उसका है वो क्लोज्ड है और वो उसे हर्ट करता है. दिस इज समवॉट लाइक दैट द कांस्टेंट और रादर फ्रीक्वेंट दो इनइफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ द स्टूल ऑफ नक्स वोमिका. नक्स वोमिका में भी किस तरीके से होता है, इनइफेक्चुअल अर्जिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडियम नक्स वोमिका बोलते हैं कि हाँ प्रेशर उसे फील होता है, वो स्टूल पास करने जाता है और पास ही नहीं होता है. लैकेसिस में भी उसी तरीके का है बट उसमें ऐसा सेंसेशन उसे फील होता है कि उसका एनएस जो है वो क्लोज्ड है और वो जो वहां पे स्टूल फिर डेफिकेट नहीं हो पाता है तो वो उसे अनकंफर्टेबल और हर्ट करता है ना. दिस इज समवॉट लाइक द कांस्टेंट और रादर फ्रीक्वेंट दो ineffectual urging of the stool of nux vomica or like the painful constriction of the lycopodium, which either prevents stool or follows after an incomplete and unsatisfactory one. तो जो उसका स्टूल होता है वो अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल होता है. Another marked symptom is that the stools are often very offensive. Please underline. Symptoms are the stools are very offensive, whether formed or not. Then under lachesis, we have hemorrhages from the bowels of decomposed blood, which occurs mostly during the course of exhausting acute diseases like typhoid. Gunsey says this flakes of decomposed blood having formed an appearance of perfectly charred wheat straw in larger or shorter flat pieces, portions more or less ground up. I have met such cases with lachesis. I have met such cases and lachesis was very efficacious, not only in changing the character of the stool, but bringing about the general improvement, ultimating in perfect recovery. तो ब्लीडिंग इन द स्टूल भी हमें देखने के लिए मिल सकती है. दिस रेमेडी इज ऑफन ऑफ, मतलब यहाँ पे जो जिस तरीके का टाइप वो बोला जा रहा है वो यूजुअली शायद पेशेंट को डिस्क्राइब कर पाना इज डिफिकल्ट, शायद प्रैक्टिकली हमें वो समझ पाना इज डिफिकल्ट. बट अगर हम उसके कोड को समझेंगे कि हमें ये चीजें मिल सकती है ना, तो भी और बाकी के सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो फिर हम बिल्कुल सोच सकते हैं लगे इसके बारे में. दिस रेमेडी इज ऑफन ऑफ ग्रेट यूज इन दैट वेरी कॉमन मेलेडी हिमोरॉइड्स. And here you have the constricted feeling. एनएस में constricted feeling hemorrhoids के लिए एक बहुत अच्छी remedy. Whether the piles are external or blind and sometimes a beating or throbbing, or as the patient will perhaps express it,
a sensation of little hammers beating in the rectum. All these symptoms and many more show the affinity of this remedy for the anus and rectum, as they do also its power over disease of the whole alimentary tract. तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट की बात अगर हम करें तो हमने गम्स में देखा, थ्रोट की तरफ इसका सेंसिटिविटी देखा, और इसका जो एफिनिटी है वो एनस के अराउंड, रेक्टम के अराउंड भी बहुत ज्यादा है. This is also one of our best remedies in diseases of the female generative organs. In the first place, it is eminently an ovarian remedy and seems to choose by preference the left ovary. साइड की अगर बात करें तो mainly left ovary. It is of use in simple ovarian neuralgia, and from that to actual tumors or even cancer of the left ovary, or the trouble begins in the left and goes to the right ovary, विच इज रिवर्स ऑफ लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम में राइट से लेफ्ट जाता है, लाइक लैकेसिस में लेफ्ट से राइट जाता है. बट वी may have neuralgia, swelling, induration, suppuration, tumors, or cancer of one or both ovaries. Its action in uterine trouble is also very marked. Here is a condition as expressed in herring-guiding symptom that I have often verified during climaxes, मतलब menopausal period. Pains in the uterine region increase at times more and more till relieved by the flow of blood from vagina. After a few hours or days, the same again and so on. तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि द पेन इज वर्स बिफोर मेंसेस. जैसे ही ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट इज वेल, और फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल में जब ये होता है द पेन इज अगेन वर्स, एंड व्हेन द फ्लो स्टार्ट्स द पेशेंट इज वेल. In these cases, you almost always have the intolerance of least contact or pressure over the uterine region. So characteristic of this drug, the womb prolapses, is at times persistently congested, and obstinate uterine hemorrhage repeatedly occur. There are hot flashes, hot vertex, the pale face, and fainting, uterine displacements of various kinds, and deranged capillary circulation, all so common in females at menopause, and especially hemorrhages. तो ये सब चीजें मेनोपॉज के टाइम पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है. तो ये जनरल अगर इसे सबको लग कर लिया जाए तो इसीलिए भी लैकेसिस जो है वो क्लाइमेट्रिक पीरियड के लिए एक मेन रेमेडी मानी जाती है. ब्रैकेट में लिखा है सी ऑल्सो क्रोटालस एंड क्रियोजोट. Probably there are not three remedies in the whole materia medica so often indicated in troubles connected with this period as lachesis (bracket में creosote) and creosote for post-climactic diseases after climaxes. It is often of great use in cancer of either the breast or uterus. In either case, the cancer puts on a bluish or purplish appearance. तो ये भी हमें यूजुअल मतलब हर जगह देखने के लिए मिल रहा है कि इसका सर्कुलेशन जो है वो डिफॉर्म्ड है, मतलब तो उसी के कारण हमें हर जगह पर्पलिश ब्लूइश अपीयरेंस देखने के लिए मिल रहा है. एंड इफ ऑफन एंड इफ ओपन और फंगॉइड ब्लीड्स इजीली, अ डार्क decomposed blood. In case of bleeding, the pains and suffering, as in the case of uterine hemorrhage, are temporarily relieved. तो जब ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को रिलीफ फील होता है. व्हाई? बिकॉज डिस्चार्जेस एमिलरेट द लैकेसिस पेशेंट. We would be greatly crippled in the treatment of this various ovarian and uterine troubles without lachesis. तो हमें ये स्फीयर ऑफ एक्शन सब जगह पता चल रहा है कि थ्रोट सेंसिटिव, एनस रेक्टम, फिर यूट्राइन रीजन्स, यूट्राइन एरिया, ओवरीज पे इसका एक्शन, फिर वहां की कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है. और यूजुअली लेफ्ट साइडेडनेस, डिस्चार्जेस आ रहे हैं तो एमिलरेट हो रहा है पेशेंट. कैंसर, ये अगर ब्रेस्ट का कोई ट्रबल है तो वहां पे ब्लूइश पर्पलिश अपीयरेंस और ब्लीडिंग हो जा रही है तो पेशेंट इज वेल. ओके, तो ये इसका कोर क्रक्स. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड चेस्ट ऑल्सो कम अंडर द इन्फ्लुएंस. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और चेस्ट की बात कर रही ऑफ दिस ड्रग. टाइम बहुत हो गया है, आई डोंट थिंक खत्म होगा.
The respiratory organs and chest also comes under the influence of this drug. Paralysis of the vocal cords causing loss of voice. Larynx is sensitive to least touch. It causes suffocation. It is one of our best remedies in desperate cases of croup where the child gets worse in the sleep, seems to sleep into it, spasm of the glottis, sensation of something running from neck to larynx, stopping the breath. It has great shortness of breath when walking, especially in old topers and in heart affections. When this condition is always the guide to its use. The least thing coming near the mouth or nose interferes with the breathing. Tears of the collar or everything about the neck, throat or chest because it suffocates. तो पेशेंट को बिल्कुल भी टाइटनेस, इंटरफेरेंस अराउंड नेक, चेस्ट, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इससे हमें ये समझ में आता है। आई थिंक हमें ये यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। लास्ट अभी 3.5 पेजेस बचे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश। हमारा केस टेकिंग का लास्ट टॉपिक भी बचा हुआ है, तो वो हम अभी फिनिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अस्थमा से हम कल शुरुआती में पढ़ लेंगे। कल हम सही समय पे स्टार्ट कर देंगे। अभी तक समझ में आया? अब देखिए, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे पाना इज वेरी डिफिकल्ट, समझा पाना इज डिफिकल्ट। यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी के लिए है, सो वी आर रीडिंग, आई एम जस्ट गाइडिंग। मैं जोर से पढ़ रहा हूँ ताकि सब लोग एक ट्रैक पे एक साथ पढ़ पाए। ओके, तो लैकेसिस का हमें जनरल जनरल फीचर समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। यस और नो? अब अंडरस्टूड एंड गोइंग स्मूथली, गुड। तो कल जिन लोगों ने कल जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों के लिए भी, जो लोग प्रेजेंट थे उन लोगों के लिए भी, फटाफट साइंस ऑफ होम्योपैथी से जो अक्यूट केस टेकिंग वाला पार्ट है वो 5 मिनट में हम फिनिश कर देते हैं। छोटा सा ही पैराग्राफ है, ओपन कर लीजिए आप। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। साइंस ऑफ होम्योपैथी, रोहित, साइंस ऑफ होम्योपैथी ग्रुप में है ऑलरेडी, हम जिससे पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। ओपन कर लिया? प्लीज रिप्लाई, फिर मैं शुरू करता हूँ। टेकिंग द एक्यूट केस। सो हमने क्रॉनिक केस टेकिंग की पूरी बात कर ली थी। अब अक्यूट केस टेकिंग में क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। फटाफट पढ़ते हैं। एन acute illness is one which is self-limited. It is characterized by a latent period, a period of exacerbation, and then a period of decline of symptoms, which may result either in cure or in death. जो हमें यूजुअली एक्यूट डिसीज के बारे में पता है कि वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। उसका कुछ एक लेटेंट पीरियड होता है, फिर वो एग्जाजर्बेट होती है, और फिर उसके बाद में पीरियड ऑफ डिक्लाइन होता है। या तो क्योर हो सकता है, एक्यूट डिसीज अगर क्योर नहीं हुई तो इट कैन लीड टुवर्ड्स डेथ ऑल्सो। Acute diseases are such that the defense mechanism is capable of handling the disturbance on its own. In a truly acute disease, chronic sequelae do not occur. Indeed, whatever pre-existing chronic conditions were present retire into the background during the acute ailment ओनली टू रिटर्न अगेन आफ्टरवर्ड्स। तो हमारे पास में क्रॉनिक केस चल रहा होता है, क्रॉनिक केस चलते चलते हमें बीच में कोई एक्यूट एलिमेंट दिखता है,
तो उस समय उसके जो क्रॉनिक फीचर होते हैं वो यूजुअली सबसाइड हो जाते हैं, या होते भी है तो उसकी इंटेंसिटी हमें कम दिखती है, बिकॉज अक्यूट पिक्चर जो है वो फ्रंट में आ गया है, इंटेंसिटी के साथ आया हुआ है। और फिर वो जैसे ही फिनिश होता है, क्रॉनिक वाला जो पीछे दब चुका था वो वापस साथ में आ जाता है। The goal of the homeopathic remedy in an acute ailment is simply to accelerate the natural process which was set in motion by the defense mechanism. The homeopath need only prescribe upon the dramatic symptoms of the acute phase and ignore the underlying symptoms belonging to the chronic state। तो ये हमें केस करना और जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारे पास में एक क्रॉनिक केस चल रहा होता है और उसमें बीच में एक्यूट्स आते हैं, तो वो हमें हमारी मेडिसिन से ही मैनेज करना है। सबसे पहली बात, उन्हें नहीं बोल देना है कि एंटीबायोटिक्स ले लो, पैरासीटामोल खा लो, ये कर लो। नहीं, जब तक हो सकता है हम हमारी मेडिसिन से ही उसे मैनेज करेंगे, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है। और उस समय हमें एक्यूट सिम्टम्स जो आए हैं, तुरंत जो आया है, उसे समझना है और उन सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना है। क्रॉनिक सिम्टम्स भी हमें बीच में दिखेंगे, बट उन उन सिम्टम्स को हमें इन अवर टोटालिटी वो नहीं लेना है। ड्यूरिंग एन acute illness, the homeopath collects information from three sources. Acute symptom में three sources है. The first ideally is the physical environment of the patient. If at possible, making an home visit during a serious acute disease is extremely valuable. The homeopath observes whether the room is darkened or exposed to light of the day, whether the window is opened or closed, whether the patient is bundled up or throwing the clothes off, whether a hot water bottle is being used, whether the patient is propped up in the bed, whether a pitcher full of ice water or tea is by the bedside, whether a chair is present for the visitor, etc. In addition, the patient is observed directly. It is the expression anxious, peaceful, unusually cheerful, or stuporous. It is the color that is pale or flushed. Are the eyes clear or glazed? Are the lips dry and cracked or moist? Are there any particular odors? Does the patient relate symptoms easily and freely, or would he rather be left alone and unbothered? Is he anxious or irritable? To a homeopath with a good knowledge of acute remedies, a simple visit to a sick room of the patient provides a wealth of information within just the first few minutes. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पॉसिबल होता है एक्यूट सिचुएशन में, अगर आप आपके घर के आसपास पेशेंट है, अगर आप जा पाते हैं या उसका घर सिनेरियो ऑन वीडियो कॉल देख पाते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती है इफ़ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ एक्यूट रेमेडीज। जैसे कि पेशेंट ने अपनी विंडोज ओपन करके रखी है, वो डार्क में रहना पसंद कर रहा है, वो बहुत सारी कवरिंग लेके बैठा हुआ है, उसे नॉइज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, वो बहुत सिस्टमेटिक है, उसके डिसीज में भी वो बहुत फास्टिडियस है, उसकी बेडशीट वगैरह एकदम प्रॉपर है, पास में पानी का बॉटल लेके बैठा हुआ है क्या, तो उसकी सिचुएशन देख के आपको समझ में आ जाता है, अगर आपको एक्यूट रेमेडीज का नॉलेज अच्छा है तो। ये सब बताने की कोशिश करी जा रही है। ये सबसे पहला सोर्स होता है, अगर आप वहां पर जाके फिजिकली देख पाते हैं। नहीं देख पाए तो अगर आपने उसे बिना बॉदर किए सिर्फ फैमिली के किसी मेंबर को वीडियो कॉल किया और पूरा सिनारियो देखा, तो भी आपको समझ में आता है। द सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द पेशेंट हिमसेल्फ। दूसरा इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट खुद से लेना है कि इफ द पेशेंट इज इन अ पोजिशन टू if the patient is in a position to give reliable symptoms, all of the symptoms are collected and their homeopathic characteristic are noted, the exact location, the time of appearance, the duration, the precise type of sensation, modalities which make it better or worse. In an acute case, such information is usually very easy to elicit because the symptoms are quite dramatic and the modifiers are fresh in the patient's mind. A clinical examination is then performed to determine the precise diagnosis, seriousness and prognosis of the ailment at the moment। तो एक्यूट फेज में जो है वो मोडालिटीज फाइंड करना, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट्स फाइंड करना इज इजी, क्योंकि कल परसों एक दो दिनों में ही पेशेंट को आए हैं सिम्टम्स, तो पेशेंट को सब कुछ याद रहता है कि कब कैसे शुरू हुआ, क्या चीजें एग्रेवेट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके साथ में एसोसिएशन में क्या क्या है। और साथ ही में जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक डायग्नोसिस पता चलता है, पेशेंट की सीरियसनेस पता चलती है कि पेशेंट रियली कोई सीरियस कंडीशन में लैंड अप किया है या नॉर्मली है, मैनेज करी जा सकती है, और इसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है। ठीक है। और थर्ड सोर्स, द थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसके रिलेटिव्स है, उसके फ्रेंड्स है हु हैव बीन अटेंडिंग द पेशेंट। ऑफन द पेशेंट इज टू स्टूपरस टू प्रोवाइड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। अगर पेशेंट बहुत स्लीपी है, स्टूपर कंडीशन में है, तो उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स की मदद हमें बहुत हेल्प कर सकती है।
So the best information is elicited from the attendants who have a more objective perspective. Let us consider an example of an acute symptom and the pertinent factors which must be determined in relation to it. As an example, we will take the symptom fever, है ना? Fever could appear only in the afternoon, or only during morning hours, or only between 9 and 11 a.m., or just between 6 and 8 in the evening. Perhaps the fever goes down after eating, or it may rise only after eating. Perhaps it improves only with the sleep. Occasionally, it will be found to affect only certain parts of the body, only one side of the body. It may be preceded by chills or followed by them. There may be perspiration which relieves the fever, or perspiration may not relieve. There may be thirst with fever or thirstlessness. Each of these symptoms may lead the homeopath towards a different remedy. तो हमें ये इतनी बारीकी से देखना है, टाइम ऑफ एग्रावेशन क्या हो रहा है, कैसा सेंसेशन फील हो रहा है, एसोसिएशन क्या है, किस समय बढ़ रहा है, किस समय नहीं, बॉडी का कौन सा हाफ अफेक्ट कर रहा है, एक ही स्पॉट पे है या ओवरऑल है, जनरलाइज्ड है, ये सभी चीजें, थर्स्टी पेशेंट है या थर्स्टलेस है, क्योंकि जो ये ड्रामेटिक चेंज है, एकदम शिफ्ट है एक्यूट सिचुएशन में, वो पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को बता पाना इज वेरी इजी, क्योंकि इट इज वेरी रिसेंट. ईच सिम्टम मस्ट बी scrutinized in exactly this degree of detail until a totality of acute symptom is arrived at. From this totality, the remedy for that particular moment can be determined. Of course, the pace of symptoms changes rapidly during an acute ailment, and another remedy might be indicated after a few hours. इसमें acute केस टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर घंटे या कुछ 4 घंटे 5 घंटे के बाद में रेमेडीज चेंज हो सकती है. तो क्रॉनिक केस टेकिंग की तरह नहीं है कि एक प्रिस्क्राइब कराए, 1 महीना 2 महीना हम वेट कर रहे हैं. तो अक्यूट में आप लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं कर सकते कि आज दिया है 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे. हर 4 5 घंटे में भी पिक्चर चेंज हो सकती है, और आपको सीरीज ऑफ रेमेडीज का रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का पिक्चर बहुत जल्दी शिफ्ट होता है. इंडिकेटेड आफ्टर ए फ्यू आवर्स. But whatever remedy is given based upon the totality of acute symptom in the moment is likely to accelerate the progress towards cure and relieve the patient considerably. तो जो भी टोटलिटी आपके सामने आ रही है, अगर आपने उस टोटलिटी के बेसिस पर प्रिस्क्राइब किया, तो इट विल एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी कंसिडरेबली, और पेशेंट को रिलीफ वो देगा. बट आपको विथ टाइम फॉलो अप रखना इज नेसेसरी कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है. ओके, आई होप समझ में आया होगा. तो हमने टेकिंग द केस साइंस ऑफ होम्योपैथी से फिनिश कर लिया है. समझ में आया? हेलो. यस 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 यस. चलिए बढ़िया है. किसी को कोई क्वेश्चन? आज बहुत टाइम हो गया है. कोई क्वेश्चन है सर तो पूछ स्लीप लीजिए. सर स्लीप एग्रावेशन जो आप सिम्टम बता रहे थे, तो वो पैथोलॉजिकल होगा या मतलब वो जनरली मतलब हार्ट डिजीज के साथ चाहे कोई भी पैथोलॉजी हो हाँ, तो यस उसमें वो यस. आपको मिलेगा? एक जनरलाइज्ड फीचर है कि लैकेसिस का पेशेंट जो है वो बोला जाता है कि ही स्लीप्स इनटू एग्रेवेशन. मतलब उसकी कंप्लेंट भले कुछ भी हो, पेशेंट जब सोता है उस समय उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, और वो एग्रेवेशन के कारण पूरी रात भर सो पाना इज वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए जब भी पेशेंट सुबह उठता है ही इज अनफ्रेश, और उसके लिए वो मॉर्निंग भी डिफिकल्ट हो जाती है. बट एज द डे पासेस उसके लिए लाइक आफ्टरनून एंड इवनिंग इवनिंग इज वेरी कंफर्टेबल. फिर वापस स्लीप से पहले की बात आती है, सो ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, या डर लगता है उसे कि अब मैं सोने जाऊंगा, अब मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी. उसे पता होता है विथ एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है. ओके. ओके, थैंक यू सर. यस. और कुछ? एंड सर हाउस द वन मोर फिज. क्वेश्चन. जी. सर वन मोर क्वेश्चन. सर जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें भी हमें मतलब ये टू फेजेस जो आपने बताया लेकेसिस के, कि एक इंट्रोवर्ट वाला और एक एक्सट्रोवर्ट, तो बच्चों में भी उसी तरह हम देखेंगे ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल. ये दो चीजें हमें दिखेंगे? इसमें हमें कोई भी एज ग्रुप में देखने के लिए मिल सकता है यूजुअली.
यूजुअली बात की गई है कि क्लाइमेट्रिक पीरियड में हमें क्लाइमेट। हाँ विमेंस में जी। ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बट एज ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी एज ग्रुप में कोई भी रेमेडी मिल सकती है आपको, सिर्फ लेकेसिस की बात नहीं है। अगर आपके ओके। टोटालिटी आपके सिम्टम्स बोलते हैं तो आपको वो रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है। ओके सर। यस यस। और कुछ? Hello, sir. So I asked that how is the physical constitution of lachesis patient? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की अब हम बात कल करेंगे। टाइलर भी हमारा पढ़ना बाकी है, एनएम चौधरी पढ़ना बाकी है, तो शायद उसमें हमें मिल जाएगा। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एज सच उसका लेकेसिस का इतना कोई डिफरेंट नहीं है जिससे हमें शायद प्रिस्क्राइब करने में हेल्प हो पाए। बट लेकेसिस पेशेंट में यूजुअली आपको ये देखने के लिए मिलता है कि ही इज ओपनिंग हिज शर्ट, इस तरीके से बैठा है, आता है, बात करते करते उसका आपको ड्राइनेस के कारण बार बार लिप्स का मूवमेंट दिखता है। इस तरीके से जब आप उसे बोलते हैं माउथ ओपन करने के लिए तो वो टंग रखता है और उसकी टंग जो है वो ट्रेम्बल करती है। तो इस तरीके के साइंस के बेसिस पर, और अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको रश ऑफ ब्लड मिल रहा है तो पर्पलिश ब्लूइश अपीयरेंस आपको वहाँ लोकली देखने के लिए मिलता है ना। सो ये सब चीज़ों के बेसिस पे आपको जज करना पड़ता है कि ही कैन बी लैकेसिस, और उसका जो मेनली टॉक है, आपके सामने बैठ के सिर्फ बोलना बोलना बोलना, ही इज लैकेसिस। यू विल गेट नथिंग बट जस्ट ये टॉपिक से वो टॉपिक, ये टॉपिक से वो टॉपिक। और वो बहुत फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलता है, सिर्फ हमें नोटिस करना जरूरी है। ओके। Okay, sir. Thank you, sir. यस यस। जैसे दूसरी रेमेडीज है ना, फास्फोरस कैल्केरिया, हमें दिखे देखने के लिए मिलता है। फास्फोरस इज टॉल लीन थिन स्टूप्ड, कैल्केरिया इज ओबीज, ये वो। तो एज सच लैकेसिस का इतना कुछ होता नहीं है, मुझे तो बिल्कुल, मुझे अभी तक नहीं पता है, बट शायद हम टाइलर या एनएम चौधरी पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा तो वी विल सी टुमारो। Yeah. Okay, sir. Thank you. और कुछ? प्लीज अभी पूछ लीजिए, फिर मुझे कुछ चैट में या डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं तो उस समय मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ। नहीं? हो गया? सर मैंने बुक्स में कहीं कहीं रीड किया हुआ है कि लीन और थिन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मतलब हो भी सकता फिजिकली है। अपीयरेंस वाइज। हो भी सकता है। देखिए मेरे को नहीं पता है, मैं इसीलिए मैं बोला, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। किसी को अगर पता है, किसी ने कोई बुक में पढ़ा है, तो वो अपने जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। सी मेरे बहुत ज़्यादा कोई केसेस नहीं है, आई एम ऑल्सो बिगिनर, मेरा लास्ट ईयर ही बीएचएमएस कंप्लीट हुआ है, 1.5 साल पहले। सो आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम रीडिंग, बट आई एम सीइंग पेशेंट्स अंडर माय टीचर जो मतलब इंडिकेटेड अगर होता है। तो मैंने जो आपको कहा था वो ग्रीफ वाला पेशेंट जिसके पापा की डेथ हो गई थी कुछ दिनों पहले, और ग्रीफ रेमेडीज में भी हमें लगता है कि हम नेट्रम म्यूर इग्निशिया सोचते हैं, पर उस समय हमें पूरा लैकेसिस का लोक्वासिटी देखने के लिए मिल रहा था, और उसका सेंसिटिविटी बढ़ गया था नेक रीजन में, और वो पेशेंट बहुत हॉट हो गया था। वो यूजुअली चिली पेशेंट है। तो ये सिम्टम्स के बेसिस पे सर ने प्रेस्क्राइब किया था, और ब्यूटीफुली उसका जो ग्रीफ है वो रिमूव हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रीफ की कंडीशन में हमें सिर्फ नेट्रमी और इग्निशिया ही देना है। तो टोटालिटी कितना मायने रखती है, ये मैंने एकदम इंस्टेंट रिजल्ट देखा है। एक और मैंने जो हाई ब्लड प्रेशर की बात की गई थी, इडियोपैथिक हाई ब्लड प्रेशर एसेंस में, वो भी देखा है। सर की क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट जो है वो फेंट हो गई थी। उसका ब्लड ब्लड प्रेशर जो है एकदम से शूट हो गया था। और शूट होने के टाइम, मतलब जब जब तक वो फेंट नहीं हुई थी, वो सिर्फ बड़बड़ा रही थी। और ब्लड प्रेशर शूट हुआ हुआ था इडियोपैथिक, क्योंकि ना कोई हिस्ट्री ना उसको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था। सो इट वाज लाइक अ चांस विच वाज टेकन विथ लेकेसिस। और ब्यूटीफुली वो 10 मिनट में पेशेंट बहुत रिकवर हुई, सेटल हुई। तो इस तरीके के इंडिकेशन उतना हमें एक्सपर्टीज लगता है इस तरीके के केसेस में प्रिस्क्राइब कर पाना, तो मैं तो अभी देख रहा हूँ सर के यहाँ पे। बट इफ द इंडिकेशन इज वेरी क्लियर एंड इफ यू प्रिस्क्राइब द ड्रग यू सी मार्वेलस रिजल्ट्स। यही मेरा एक्सपीरियंस है। सर ये बुक है एस के दुबे, डॉक्टर एस के दुबे की, मटेरिया मेड का। जी। इसमें दिया है कि इट इज आइडियली सुटेड टू थिन एंड एमिशिएटेड सब्जेक्ट्स ओके। मैं ड्यूरिंग तो एंड पढ़ आफ्टर क्लाइमेटिक। अच्छा। ओके।
थैंक यू, थैंक यू। मैं यूजुअली वो बुक पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता था। थैंक यू। ठीक है, और कुछ? यस सर। सर मैंने 5 जनवरी को ज्वाइन किया था, तो सर उससे पहले की पीडीएफ मेरे पास नहीं है उसमें ग्रुप में। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए पर्सनल। जी सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए गुड नाइट फिर सर। हम एंड करते हैं मीटिंग। सब लोगों के डाउट्स लगभग सॉल्व हो गए, और नहीं तो फिर हम कल देखते हैं। चलिए, गुड नाइट।